तो भाई जी का बड़ा रेज्यूमे है, पावरफुल रेज्यूमे है। वैसे भाई जी ट्रेनर भी है, फैकल्टी भी है, स्पेशली मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी पर्सनल ट्रेनर है, फैकल्टी मेंबर भी है, और एक एकेडमी ऑफ मेंटरिंग एंड फैसिलिटेशन फॉर मल्टी डायमेंशनल एनरिचमेंट, उसके भी सीईओ है। अ, वैसे तो बहुत प्रोग्राम्स करते हैं। अभी पता नहीं भाई जी अभी मधुबन में है और वापस आ गए, मानसरोवर में अभी रिट्रीट करवा के आए हैं। और भाई जी का एक यूनिक अप्रोच है ज्ञान, और स्पेशली जब हम ज्ञान के बारे में बोलते हैं तो आत्मा शरीर के बिना तो रहती नहीं है। जब हम शरीर में आकर हम जो भी अनुभव करते हैं वो ऑल द वे 6 यार्ड्स, जैसे कि मन में ही नहीं, अपने संकल्प में ही नहीं, पूरे संबंध में भी आता है, अपने व्यवहार में भी आता है। जो पूरा होलिस्टिकली हम कैसे लाइफ को एंजॉय करें, जैसे कि सत्युग की तैयारी अभी से कैसे करें, उसके बारे में बाजी आ, कुछ सेशंस करेंगे, ऑलमोस्ट 6 सेशंस करेंगे सीरीज। कुछ कुछ एक दो दिन बीच में दूसरे स्पीकर आएंगे, क्योंकि बाजी का प्री अपॉइंटमेंट्स रह गए थे। तो गीता जी आप कुछ बोलेंगी? ओम शांति भैया, वेलकम हमारे कैलिफोर्निया में और कई दूसरे स्थानों से भी सभी आए हैं। तो हम बस समय नहीं लेंगे, पर हम आपसे सुनना चाहेंगे और ही कुछ डेप्थ में कुछ हम सभी के जीवन में कुछ परिवर्तन हुए ऐसा अनुभव करेंगे। ओम शांति। थैंक यू। वेलकम भाई जी। ओम शांति। सभी को आवाज आ रही है? Am I audible? जी, यस यस जी। ओके। तो दीदी को भी ओम शांति, हर्ष भाई को भी ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, लर्निंग का प्लेटफॉर्म, सेल्फ एक्सप्लोरेशन का प्लेटफॉर्म, और इतने अच्छे दिव्य आत्माओं के साथ में इंटरेक्शन करने की जो स्कोप मिला, इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आज का जो सत्र रहेगा ये रहेगा एमबीबीएस का सीरीज का शुरुआत। ये पहला सेशन है और इसी विधि से और 5 सेशन रहने वाला है। तो एमबीबीएस का जो ट्रेडिशनल मीनिंग है, पारंपरिक रूप से जो हमारी चलती आ रही है और हम बेसिकली जो समझते हैं, वो तो है कि बैचलर ऑफ साइंस एंड बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। मतलब ये मेडिकल साइंस की पढ़ाई होती है, उसको हम शॉर्ट में कहते हैं एमबीबीएस। लेकिन इसको एक यूनिक स्टाइल में डिजाइन किया गया है बाबा के ज्ञान के आधार पर, और इसको नाम रखा गया है इसका मेंटेन द बॉडी एंड ब्राइटन द सेल्फ। जो कि आप लोगों को सभी को पता है कि मानव का जो अभिव्यक्ति है, ये दो वास्तविकताओं की कंबाइंड एक्सप्रेशन है। मिलित यानी सम्मिलित अभिव्यक्ति है। एक है शरीर, स्थूल शरीर, जड़ शरीर, जो पंच महाभूतों से बना हुआ, खून से, हड्डी से, मांसपेशियों से, अणु परमाणु से और कई कोशिकाओं से लेकर ये जड़ शरीर बना हुआ है। और उसी तरह से शरीर को संचालन करने वाली जो एक चैतन्य शक्ति है, जिसको हम लोग आत्मा कहते हैं, उसको भिन्न शब्दों से भी लोग कहा करते हैं। स्पिरिट कहते हैं, चेतना कहते हैं, रूह कहते हैं, जीवनी शक्ति कहते हैं, प्राण ऊर्जा कहते हैं, जीवन भी कहते हैं। ये सारे चीजें शब्दों से भिन्न भिन्न हो सकता है, लेकिन फोकस एक ही जगह पर है, कंसेप्ट एक ही है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे कि ये दोनों वास्तविकताओं को लेकर हम अपने जीवन की अभिव्यक्ति कैसे करते हैं। इस जीवन धारा में, इस शरीर यात्रा में हम शरीर के माध्यम से अपने को व्यक्त करना चाहते हैं। यहीं से हमारी यात्रा शुरू होगी। और छठवां सेशन में जब हम पहुंचेंगे समय क्रम में, जो कि लगभग 1.5-2 महीने की पूरे समय के अंदर में कवर किए जाने वाले हैं, छठवें सत्र में जब हम पहुंचेंगे तो उस समय शरीर को आधार बनाकर हम चेतना की विकास कैसे कर सकते हैं, एलिवेशन ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस, इसके ऊपर हम धीरे धीरे प्रोग्रेसिव वे में चलते रहेंगे।
तो शुरू होगा शरीर से, जड़ता से, और यात्रा के अंत होगी छठवां सेशन में चैतन्य शक्ति के साथ। तो हम अभी आपसे 10-15 सेकंड लेंगे, हमारी एक प्रेजेंटेशन है उसको आपसे शेयर करने वाले हैं। स्क्रीन शेयर करता हूं मैं थोड़ी देर में, 10 सेकंड। अब स्क्रीन दिख रही है क्या? इज द स्क्रीन विजिबल नाउ? यस Yes, यस। yes, Yes, yes. yes. ओके। तो मे बी आप फुल स्क्रीन कर सकते हैं। जी, बड़ी स्क्रीन कर देता हूँ। हम्म। अभी अभी हम ज्ञान मानसरोवर ब्रह्मा कुमारी की जो रिट्रीट सेंटर है पानीपत हरियाणा में, वहां पर इसके फेस टू फेस व्हाट्सएप करके आए। इसका 3 दिन का रेसिडेंशियल वर्कशॉप था और उसको हम लोग करके आए। तो फर्स्ट स्लाइड से ही शुरू करते हैं सो दैट यू कैन गेट द ट्रू एसेंस ऑफ इट। मैं बीच बीच में थोड़ा सा अंग्रेजी का शब्दों का प्रयोग करूंगा। इज इट ओके फॉर यू? क्योंकि सारे कंटेंट्स हिंदी में बोला भी नहीं जा सकता है, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो Okay, ज्यादातर brother. हिंदी रहेगी Yeah, तो okay. इट्स ओके। ओके फाइन। सो द टॉपिक विल बी मेंटेन द बॉडी एंड ब्राइटन द सेल्फ। और ये पहला सत्र रहेगा आज का। इनिशियली ये जो पैकेज है इसको डिजाइन किया गया था, दो एनजीओ मिलके हमने किया था। जो पहले वाला जो एनजीओ है लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं, ग्लोबल एकेडमी ऑफ मेंटरिंग एंड फैसिलिटेशन फॉर मल्टी डायमेंशनल एनरिचमेंट, इसको शॉर्ट में कहा जाता है गेम एंड फेम। और दाहिने तरफ आप देख सकते हैं स्पिरिचुअल हार्मोनी हीरोज फाउंडेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में हार्मोनाइट्स कहते हैं। ये दोनों एनजीओ ने अपनी जॉइंट एफर्ट, जॉइंट कोलाबोरेशन से इस पैकेज को डेवलप किया था। और ये है लास्ट बैच जो पानीपत के रिट्रीट सेंटर में हम लोग 3 दिन का फुल्ली रेसिडेंशियल फुल टाइम वर्कशॉप किया। इसमें हमारे कुछ फॉरेन के भी डेलीगेट्स आए हुए थे, इंडिया के तो थे ही थे। उसके साथ में हमारे मस्काट से भी कुछ फैमिली आए हुए थे, ओमान से। और ये हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं। तो ये जो पैकेज है एमबीबीएस टू एमडी, एमडी स्टैंड्स फॉर डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, ये तो हमारी पारंपरिक विधि से हम समझते हैं। लेकिन यहाँ पर जो एमडी की बात हो रही है, दिस इज अबाउट मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट। इसको हम लोग कहते हैं होलिस्टिक एनरिचमेंट, यानी मानव जीवन में सर्वांगीण उन्नति, सर्वांगीण कल्याण, सर्वांगीण स्वास्थ्य, ये कैसे हम अचीव कर सकते हैं शारीरिक लेवल पे, मानसिक लेवल पे, आवेग इमोशनल लेवल पे, यानी आवेग आवेग से आधारित स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, हमारी ऑक्यूपेशनल वेलनेस यानी वृत्तिगत स्वास्थ्य, एनवायरमेंटल वेलनेस यानी पारिपार्श्विक स्वास्थ्य, एंड अल्टीमेटली द स्पिरिचुअल वेलनेस यानी आध्यात्मिक स्वास्थ्य। ये सारी चीजों को इंटीग्रेट करके हम ये दोनों लेवल का पैकेज को डेवलप किया। सो दिस इज ए ब्लेंडेड ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी जो कि हमारी एंशिएंट विजडम, योगा और नेचुरोपैथी को बेस करके डेवलप किया गया। ये हमारी प्राकृतिक जीवन शैली को आधार करके डेवलप किया गया। और साथ में सेकंड कंपोनेंट इसका है सेल्फ एक्सप्लोरेशन प्रोसेस, जो कि हमारी कॉन्शियसनेस यानी चेतना को एलिवेट करने में, यानी उच्च उच्च स्तर तक ले जाने में हमें मदद कर सकता है। तो बाईं तरफ आप देख सकते हैं ये है योगा नेचुरोपैथी, जो कि बेसिकली हमारी ग्रॉस फिजिकल बॉडी को नॉर्चर करता है। और दाहिने तरफ जो आप देख रहे हैं ये है कॉन्शियसनेस को एलिवेट करने की प्रक्रिया, यानी चेतना की विकास की ओर यात्रा। तो एमबीबीएस टू एमडी ये जो सफर है, ये एमबीबीएस से बॉडी और सेल्फ के बारे में बेसिक आइडिया यानी सेल्फ अवेकनिंग,
यानी आत्म जागृति आप कह सकते हैं। फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग, शरीर कैसा काम करता है और इसको चलाने वाली शक्ति उसको कैसे चलाती है, ये दोनों के बीच में भावनाओं के आदान प्रदान या सिग्नलों की एक्सचेंज कैसी होती है, संवेदनाओं की अदल बदल कैसी होती है। फिर एमडी के स्तर पे जब आप पहुंचेंगे, मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट, इस समय हम देखेंगे कि हमारी क्या क्या डायमेंशन है जीवन जीने का, भिन्न भिन्न आयाम क्या है। ऐसे हम 4 आयामों को आइडेंटिफाई किया। एक आयाम है कि मैं स्वयं शरीर के साथ में हार्मोनी में जी सकती हूँ। मैं स्वयं मतलब मैं चेतना, मैं आत्मा। ये है फर्स्ट लेवल ऑफ हार्मोनी। सेकेंड लेवल ऑफ हार्मोनी है मेरा एक परिवार है, परिवार के सदस्यों के साथ में भी मुझे रेगुलर रूप से इंटरेक्ट करनी पड़ती है। उस लेवल पे भी हार्मनी इंश्योर हो जाए, यानी पारिवारिक संबंधों में भी मधुरता आ जाए। तीसरा लेवल ऑफ हार्मनी है समाज के साथ में हार्मनी, बिकॉज आई एम सपोज टू इंटरेक्ट विथ मल्टीपल ह्यूमन बींग्स। जो मानवों के साथ में मुझे रोज बातें करनी पड़ती है, भावनाओं के आदान प्रदान करनी पड़ती है, ऑफिस में है, बाजार में है, समाज में है, मंदिरों में है, पार्क में है, हॉस्पिटल में है, हर जगह पर मुझे और मानवों के साथ में इंटरफेस करनी पड़ती है। उस लेवल में भी मेरी हार्मनी आ जाए। और चौथा और आखिरी लेवल ऑफ हार्मनी है पूरे प्रकृति के साथ, यानी पूरा वातावरण या पूरा अस्तित्व आप कहें, उसके साथ में भी मेरी हार्मनी एस्टेब्लिश हो जाए। तब मैं कहूंगा कि आई एम इन परफेक्ट हार्मनी विथ ऑल द डायमेंशंस ऑफ लिविंग। और वही हमारी जीवन की परिपूर्णता, सफलता और सार्थकता शायद कहलाएगी। तो ये चारों डायमेंशन को हम समय क्रम में एक्सप्लोर करते हुए चलेंगे। इसको 2 फेज फ्रेमवर्क में डिजाइन किया गया। फर्स्ट फेज है मेंटेन द बॉडी एंड ब्राइटन द सेल्फ, शरीर का संरक्षण यानी पोषण करना, और आत्मा का उज्ज्वलन यानी इसकी चेतना के विकास की ओर इसको ले जाना। ये 4 दिन का रेसिडेंशियल फाउंडेशन कम ओरिएंटेशन प्रोग्राम है। इसका बेसिक डिजाइन, इनिशियल डिजाइन। और अभी तो हम ऑनलाइन में इसको 6 सेशन यानी 6 घंटे में कंडेंस्ड रूप में कवर करने वाले हैं। और ये फेज 1 में हम करते क्या है, बॉडी और सेल्फ की रिलेशनशिप को हम समझने की कोशिश करते हैं। उसके साथ में योगा, नेचुरोपैथी और नेचुरल लाइफस्टाइल को समझेंगे। शरीर को शुद्धिकरण की ओर ले जाने के लिए एक निष्कासन की प्रक्रिया क्या होती है, अनुशासित दिनचर्या क्या होती है, डिसिप्लिन लाइफस्टाइल, और डिटॉक्सिफिकेशन यानी स्थूल शरीर से टॉक्सिक मैटर को यानी वर्ज्य वस्तु को, वेस्ट मैटर को निष्कासित करवाने की क्रियाएं और इसकी महत्व क्या है। फिर अंत में देखेंगे इनर क्लैरिटी एंड सेल्फ ऑब्जर्वेशन। मैं स्वयं जो चैतन्य शक्ति हूँ, मैं स्वयं को देख पाती हूँ। देखने की सामर्थ्य मेरे अंदर है, समझने की सामर्थ्य मेरे अंदर है, निर्णय करने की शक्ति मेरे अंदर है, और ये पूरे शरीर को सही या बुरा इस्तेमाल करने की क्षमता भी मेरे अंदर है। मुझे सुनिश्चित करना है कि मैं शरीर का पोषण करूं, इसका सुरक्षा करूं और इसका सदुपयोग करूं, यानी सही इस्तेमाल कर पाऊं। ये हमारी फेज 1 की वर्कशॉप की कंटेंट रहेगी। और फेज 2 जो आपको जस्ट ओरिएंटेशन के लिए हम बता रहे हैं, जो कि ये 6 सेशन के अवधि के अंदर में नहीं है, लेकिन फिर भी उसके आउटलाइन हम आपको बताना चाहेंगे। फेज 2 में हम क्या करते हैं, मास्टरिंग होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी मल्टी डायमेंशनल एनरिचमेंट कहते हैं उसको, बहुआयामी समृद्धि एवं समग्र विकास में प्रवीणता। समग्र विकास मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट। और ये होलिस्टिक चूंकि कहा जा रहा है क्योंकि इसमें शरीर और चेतना दोनों की कवरेज होती है, और उसमें पारंगत बनना यानी प्रवीणता हासिल करना, दैट इज जस्ट लेवल ऑफ मास्टरी। और ये पूरा 7 डेज का रेसिडेंशियल एडवांस प्रोग्राम होता है। तो कुल मिलाकर 4+7 8 डेज का ये एंटायर पैकेज है, जिसको हम लोग ओनली फेज 1 को कवर करने जा रहे हैं। ये मई मई और जून महीना, ये 2 महीने का शेड्यूल के अंतर्गत। फेज 2 में हम क्या करते हैं, बॉडी जिसका हेल्थ, डिसिप्लिन और वाइटलिटी को और डीपली एक्सप्लोर करते हैं। सेल्फ के अंदर में जो क्रियाएं चलती हैं, द एक्टिविटीज दैट हैपन विद इन द सेल्फ, सेल्फ मतलब यहाँ पर हम सोल को ही रेफर करते हैं, आत्मा को ही रेफर करते हैं। उसके अंदर में भी निरंतर क्रियाएं चलती है, जिसको हम लोग सूक्ष्म रूप से अगर देखें
तो वो हमारे थॉट से, इमोशन से और अंडरस्टैंडिंग यानी समझ। फिर हमारी जो रिलेशनशिप है, ट्रस्ट है, रेस्पेक्ट है, हार्मनी है, जो कि हमारी संबंधों में मधुरता लाने में मददगार बनते हैं। ये सारे ऐसे कुछ वैल्यूज हैं, ट्रस्ट है, रेस्पेक्ट है, हार्मनी है, कोलाबोरेशन है, ग्लोरी है, नर्चरिंग है, केयरिंग है, रेस्पेक्ट है, ये सारी चीजें। तो ये हमारे संबंधों में क्या कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं उसको भी एक्सप्लोर करते हैं। फाइनली चारों लेवल ऑफ हार्मोनी को एक्सप्लोर करते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं को एग्जिस्टेंस यानी सह अस्तित्व। इंटीग्रेटिंग द राइट अंडरस्टैंडिंग, मतलब जीने में सही समझ क्या होती है उसको एक्सप्लोर करते हैं। फाइनली एक्सपीरियंशियल इनर स्टेबिलिटी, यानी हमारी अंदरूनी स्थिरता, हम कैसे स्थित प्रज्ञ बन सकते हैं, अंदरूनी स्थिरता को कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं, इसको एक्सपीरियंस करते हैं, यानी प्रैक्टिकल लिविंग में लाने के प्रयास करते हैं। तो ये एक बहुत ही सिस्टमेटिक तपस्या आप कह सकते हैं, पुरुषार्थ कह सकते हैं, एक मेथोडिकल अप्रोच है जो शरीर और चेतना ये दोनों को नर्चर करने में कामयाब हो सकता है। तो इस विधि से इसकी ओवरऑल डिजाइन की गई। तो अभी हम लोग फर्स्ट सेशन और एमबीबीएस का शुरुआत को एक्सप्लोर करेंगे। इसकी शेड्यूल ऐसी बनाई गई है, हमारे आदरणीय हर्ष भाई जी से हमारी कम्युनिकेशन हुई, तो उन्होंने जब रिक्वेस्ट किया तो मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि चलो बाबा के बच्चों के साथ में और एक बार इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा, इतने अच्छे दिव्य आत्माओं के साथ में कम्युनिकेशन हम कर पाएंगे। तो इसकी शेड्यूल ऐसी बनाई गई है। मई महीने में 2 सत्र रहने वाले हैं, आज का एक सत्र और अगले सत्र रहेंगे 26 तारीख को। उसके बाद तीसरा सत्र रहेगा 2 जून को, और चौथा सत्र 9 जून, फिर 23 जून, फिर 30 जून। ये इंडिया का डेट के हिसाब से बनाया गया है, आप लोगों के लिए 1 डे प्रीपोन हो जाएगा। हम लोग क्या क्या करने वाले हैं उसका जस्ट ओवरव्यू हम आपको बता रहे हैं। डिफाइनिंग ए ह्यूमन बीइंग, मानव हम किसको कहते हैं, उसका एक्सप्रेशन क्या है, कम्युनिकेशन बिटवीन द बॉडी एंड सेल्फ, बॉडी की आवश्यकताएं क्या है यानी शरीर की, और स्वयं की यानी चेतना की आवश्यकताएं क्या है, उसको बहुत ही तार तार करके विश्लेषण करने वाले हैं। शरीर को हम कैसे नॉर्चर करें और उसको मेंटेन कर पाए, और शरीर को पोषण देने में, उसको सुरक्षित रखने में, उसका सदुपयोग करने में स्वयं की जिम्मेदारी क्या है और कितनी है, उसको भी एक्सप्लोर करेंगे। मेंटेनिंग द बॉडी फॉर होलिस्टिक हेल्थ, यानी सर्वांगीण स्वास्थ्य के लिए हम कैसे शरीर को मेंटेन कर पाए, और फाइनली हमारी यात्रा अंत होते होते हम पहुंचने का प्रयास करेंगे कि हमारी चेतना को उच्चतम स्तर तक ले जाने की प्रयास। ये रहेगी हमारी ओवरऑल कवरेज। ये जो शिफ्टिंग होगी हमारी आज की स्थिति और छठवां सत्र की जो स्थिति होगी, तब तक हमारी ट्रांजिशन लगभग इसी विधि से चलेगी। हम मेंटेनेंस से मास्टरी की ओर जाने वाले हैं, यानी संरक्षण से प्रवीणता की ओर, फिर जागरूकता से समझ की ओर। एक है हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, जिसको हम लोग जागरूक यानी अवेयरनेस कहते हैं, एक एलिमेंटरी आइडिया है, और उस एलिमेंटरी आइडिया को डीपर एक्सप्लोरेशन के साथ पूर्ण समझ की ओर चलने की प्रयास करें। कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, द होलिस्टिक अप्रोच टू अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग क्या है, सत्य को समझने की प्रयास। जो सत्य है, नित्य है, निरंतर है, अचल है, अपरिवर्तनीय है, प्रकृति के नियमों के आधार पर चलती रहती है, उसको निरीक्षण करना, सर्वेक्षण करना और समझने का प्रयास करना। फिर हमारी ट्रांजिशन क्या रहेगी, आत्म देखभाल, सेल्फ केयर से सेल्फ इंटीग्रेशन तक, यानी एका एकाकार हो जाना, शरीर और आत्मा की समझ इतनी गहराई से हो जाए कि हम उस आत्मिक स्थिति में अपने को स्थित कर पाए। उसको हम लोग कहते हैं आत्म एकीकरण, यानी सेल्फ को इंटीग्रेट कर लेना अपनी जीवन के हर क्षण में, यानी आत्मिक स्थिति में प्रैक्टिकल लाइफ में जी पाना। फिर व्यक्तिगत कल्याण से सार्वभौमिक सामंजस्य, यानी यूनिवर्सल हार्मनी। जिस यूनिवर्सल हार्मनी में 4 लेवल के हार्मनी के बारे में हमने अभी जस्ट बताया। तो इस तरह से हमारी शिफ्टिंग होने की संभावना है। तो आज की जो स्थिति है ये हमारी पारंपरिक जीने की क्रिया है, लिविंग बाय डिफॉल्ट। हमारे पूर्वजों ने एक विधि सिखाई, भोजन करना, ऑफिस जाना, खेती करना, बाजार जाना, व्यवसाय करना, पढ़ाई लिखाई करना,
इस विधि से कुछ परंपरा हमारी बनी है समाज में, और उसको हम लोग डिफॉल्ट काइंड ऑफ लिविंग कहते हैं। और यहाँ से हम शिफ्ट करेंगे जागरूकता की ओर, और वो होगा संपूर्ण समझ के आधार पर। और ये समझ किस चीज के ऊपर होगी? सत्यता को लेकर होगी। एग्जिस्टेंशियल ट्रुथ, यानी अस्तित्व मूलक वास्तविकता। और यह हमें कैसे कंट्रीब्यूट करेगा टू ए मोर कॉन्शियस, हार्मोनियस एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। और चूंकि हम इस विश्व का, इस कायनात में, इस प्रकृति में एक अभिन्न अंग के रूप में जीवन जी रहे हैं, लोगों के साथ, प्रकृति के सारे इकाइयों के साथ, नदियों के साथ, झरनाओं के साथ, पहाड़ियों के साथ, अग्नि तत्व के साथ, आकाश तत्व के साथ, सूरज चांद सितारों के साथ, ये सभी हमारे साथ में ओतप्रोत जुड़े हुए हैं। हमारे शरीर के साथ और चेतना के साथ किसी ना किसी रूप में निरंतर इंटरेक्शन कर रहे हैं। ये सभी के अस्तित्व मूलक सत्यता को लेकर हम विश्लेषण करेंगे। एक चीज हम आपको स्पष्टीकरण के रूप में देना चाहेंगे कि जो भी हम कहने वाले हैं, ये डू और डोंट्स के रूप में नहीं कहेंगे। मतलब यही करें ये ना करें, ऐसा कुछ भी नहीं कवरेज होगा। जो हम बताएंगे या समझाएंगे, स्क्रीन पे दिखाएंगे, ये आप लोगों के ऊपर एक इम्पोजिशन की तरह नहीं रहेगी। इसमें कोई सही या गलत नहीं रहेगा। कहा नहीं जाएगा कि ये सही है करो और ये सही नहीं है मत करो, ऐसा भी नहीं कहा जाएगा। इसमें कोई एडवाइस देने की भी बात नहीं रहेगी कि ये कहा गया हमें करना ही है, या तो इसमें कोई ट्रू या फॉल्स की बात नहीं कही जाएगी। तो फिर क्या कही जाएगी? जो कुछ भी कही जाएगी ये सिर्फ एक प्रस्तावना के रूप में आपको दिया जाएगा, यानी एक प्रोपोजल के रूप में आपको दिया जाएगा। ए प्रोपोजल टू एक्सप्लोर ऑन योर ओन राइट्स। आपको अपनी समझ के आधार पर, अपनी एक्सपीरियंस के आधार पर, अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड के आधार पर, अपनी इस दुनिया में जीने की जो अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर आपको निर्णय लेने की प्रयास करनी चाहिए, करनी पड़ेगी कि मुझे इसको स्वीकार करना है कि नहीं करना है, ये मेरे लिए सही है या नहीं, मैं इसको अपनी जिंदगी में उतारूं या ना उतारूं। इस तरह से हम आपको कुछ प्रस्ताव के रूप में आपके सामने रखने वाले हैं ये 6 सत्रों के दौरान। और एक एक पॉइंट को, बिंदुओं को आपको विश्लेषण के साथ, समझ के साथ अपने लिए स्वीकार्य है या नहीं, उसको परखने की आवश्यकता रहेगी। एक उदाहरण हम आपको दिखाते हैं जो कि हमारे बाबा के ज्ञान में आने का पहले दिन ही हमारे टीचर पहले हमें समझाया। आप लोगों को भी यही चीज बताई गई होगी। ये दो व्यक्ति कर रहे हैं, हैंडशेक कर रहे हैं, दे आर कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर। अब देखा गया कि अचानक एक व्यक्ति नीचे गिर जाता है, ये ठीक है। अब दूसरा व्यक्ति नीचे गिर जाता है, यानी उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये जो सेकंड व्यक्ति है, जहां पर मैं कर्सर रखा हूं, तो ये सेकंड व्यक्ति मृत होने के कारण, ड्यू टू सम रीजन, चाहे हार्ट अटैक हुआ या नेचुरल डेथ हुआ, समथिंग लाइक दैट, वो व्यक्ति और बात नहीं कर पाया, खड़ा भी नहीं हो पाया, नीचे गिर गया। नीचे गिर जाने से आप उसके शरीर को अभी देख रहे हैं, जो कि सर्कल के रूप में यहाँ पर दाहिने साइड में दिख रहा है। अब आपके लिए प्रश्न, पहले की स्थिति जहां पर ये दोनों व्यक्ति आपस में बातें कर रहे थे, और दूसरी स्थिति जहां पर एक व्यक्ति, यानी सेकंड व्यक्ति, यहाँ नीचे गिर गया और उसको मृत बोल के डिक्लेयर कर दिया गया, डॉक्टरों ने घोषित कर दिया कि दिस मैन इज डेड। अब मुझे बताइए कि ये स्थिति और ये स्थिति में क्या फर्क रहा, यानी जीवित और मृत व्यक्ति में क्या फर्क रहा? शरीर के रूप में देखेंगे तो दोनों आपको एक ही दिखाई पड़ेंगे, वही कपड़े, वही हाथ, वही पैर, वही मस्तिष्क, वही शरीर, सब कुछ वही दिखाई देता है। लेकिन फर्क किस चीज में है बताइए? आप चैट हाँ, बॉक्स में लिख चले सकते गए। हैं। क्या बोले और एक बार? आत्मा चेतना चले नहीं गए। है उसमें, चेतना नहीं है। जी, चेतना, बहुत सोल अच्छा। इज देयर। सोल इज नो मोर, वेरी गुड। मतलब उसमें चेतना नहीं है। तो इससे सिद्ध होता है कि शरीर तो वही पड़ा रहा, पहले भी जो था अभी भी वही है, लेकिन शरीर को संचालित करने वाली जो उसमें शक्ति चेतन थी नहीं वह है। चेतन नहीं है। वेरी गुड। तो उस चेतन शक्ति की अभी उपस्थिति नहीं है, शरीर को संचालित करने वाली शक्ति अभी उपलब्ध नहीं है, इसीलिए वो शरीर कार्यक्षम नहीं हो पाता और उसका पहचान भी बदल जाता है।
अगर उसका नाम अशोक है, उसके नाम अगर सुभाष है, उसका नाम अगर कुछ और है, तो वो डेड हो जाने के बाद उसको नाम से नहीं पुकारा जाता। सुभाष या अशोक नाम से नहीं पुकारा जाएगा। सर या मैम के रूप से भी हम संबोधित नहीं करते हैं। फलाने साहब बोल के भी नहीं कहते हैं, फलाने व्यक्ति बोल के भी नहीं कहते हैं। सिर्फ उसका एक पहचान रह जाता है, वो डेड बॉडी यानी लाश बन गया, सब बन गया। तो इससे सिद्ध होता है कि ये चैतन्य शक्ति ही इट इज सेंट्रल टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस। मानव के अस्तित्व है because there is a conscious energy which is activating, which is operating, and which is making this body functional. तो ये बेसिक आइडिया है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जो कि हमें पहला दिन ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जॉइन करते समय ही मिला था। अब इसी को लेकर फिर आगे बढ़ते हैं। इसको टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो बॉडी एक मेटेरियल एंटिटी है, डोमेन ऑफ मेटेरियल। सेल्फ यानी आत्मा जिसको हम कहते हैं, ये एक चमकती हुई सितारा है जो कि अक्षय शक्ति के भंडार है, और इसको हम कहते हैं डोमेन ऑफ कॉन्शियसनेस। और ये दोनों जब सह अस्तित्व में काम करते हैं, ये जो मैथमेटिकल सिंबल दी गई है, प्लस का सिंबल है, ये एक्चुअली प्लस मतलब एरिथमेटिक नहीं है, ये समझने के लिए प्लस का सिंबल है, लेकिन ये एरिथमेटिक एडिशन नहीं है, बल्कि आप ये समझ सकते हैं कि ये शरीर और ये आत्मा दोनों एक साथ में काम करने लग जाते हैं, यानी को एग्जिस्टेंस करते हैं, सह अस्तित्व के साथ काम करते हैं। दैट एक्चुअली गेट्स द एक्सप्रेशन ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, मानव के रूप में वो व्यक्त हो पाता। तभी हम कहते हैं कि मैं दृष्टा हूं, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं। मैं मतलब यहाँ चेतना को रेफर करके कहा गया कि मैं ही करता हूं, यानी कार्य करने की निर्णय में ही लेती हूँ चेतना। मैं ही दृष्टा हूँ, आंखों से देखती हूँ, लेकिन देखने वाली तो मैं ही हूँ। आई एम द ओनर ऑफ द साइट। मैं भोगता हूँ, भोजन भले मुख से हम लेते हैं, दांत से चबाते हैं, जीभ से उसको लार से घुलाते मिलाते हैं, लेकिन उस भोजन की आनंद है, चाहे आइसक्रीम हो, चाहे रोटी हो, आलू पराठा हो या रसगुल्ले हो, कुछ भी हो, उसके आनंद लेने वाली जो सत्ता है वो मैं हूँ, यानी चैतन्य शक्ति। तो यह हमारी कॉमन कन्वर्सेशन में हम इस तरह से यूज करते ही। जब हम कहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ सफिशिएंट, आत्मनिर्भर बनना, आत्म विश्लेषण करना, सेल्फ ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, तो डेफिनेटली इट रेफर्स टू एन एंटिटी, इट रेफर्स टू एन आइडेंटिटी, इट रेफर्स टू ए रियलिटी व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम द बॉडी। इसीलिए हम इसको सेल्फ नाम से इस स्लाइड में चित्रित किया, जिसको आप सोल बोल के कहते हैं, आत्मा बोल के कहते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा भिन्न शब्दों को इस्तेमाल किया गया, दैट इज सेल्फ, और इसका मतलब होता है कि वो चेतना। इसी को भिन्न भिन्न शब्दों से लोग पुकारते हैं, स्पिरिट कहते हैं, रे कहते हैं, प्राणवायु, प्राण तत्व, जीव सत्ता, कॉन्शियसनेस इत्यादि। अब देखिए ग्रॉस मटेरियल बॉडी जो है हमारी, इसके अंदर में क्या क्या हमें दिखने मिलता है, एक ओवरऑल आइडिया के लिए। ये हमारी ग्रॉस मटेरियल बॉडी है, यानी स्थूल शरीर, जो कई प्रकार के इंटरनल ऑर्गन्स, कोशिकाएं, अणु परमाणु, हड्डियां, खून, मांस, रक्त और इस तरह की पार्थिव वस्तु यानी पदार्थों से बनी हुई एक वास्तविकता है। इसको टुकड़ा टुकड़ा करके दिखाया गया, समझने में आसान है। और इसको ढक के एक चमड़ी से रखी गई, और पूरा शरीर जब कंप्लीट देखा जाता है तो उसको संचालित करने वाली एक शक्ति होती है। जैसे हम कहते हैं कि मैं टेलीफोन का उपयोग करता हूं, मैं टेलीफोन नहीं हूं। मैं गाड़ी चलाती हूं, लेकिन मैं स्वयं गाड़ी नहीं हूं। ये बहुत कॉमन चीज है हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, इसी के आधार पर हमें समझाई गई है और हम भी समझाते हैं। तो उसी तरह से हम कहते हैं कि मेरा सांस, मेरा हाथ, मस्तिष्क, मेरे पैर, लेकिन मैं मस्तिष्क हूँ या मैं पैर हूँ, मेरे शरीर हूँ, ऐसा कभी नहीं कहते। तो हमारे कॉमन एक्सप्रेशन में भी यही सिद्ध होता है कि मैं शरीर से भिन्न एक और शक्ति हूँ, जो भले इन चमड़ी के आंखों से दिखती नहीं है, अदृश्य है, लेकिन यह एक वास्तविकता है।
अब हम देखते हैं कि बॉडी और सेल्फ की एनालिसिस और थोड़ा डीपर लेवल में कर चलेंगे। हम यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द दिखाएंगे आपको। बॉडी की नीड क्या है और सेल्फ की नीड क्या है। और आप लोगों से हमारी आग्रह रहेगा कि आप हमें बताएं, चैट बॉक्स में लिखें या तो अनम्यूट करके बताएं कि ये सारे चीजें स्वयं को चाहिए या शरीर को चाहिए। पहला, रोटी, ये किसको चाहिए, बॉडी को या सेल्फ को? बताइए। बॉडी को। किसको? बॉडी को। बॉडी को। वेरी गुड, मैं उसको बॉडी के तरफ शिफ्ट कर दिया। नेक्स्ट, गाड़ी किसको चाहिए? बॉडी को। बॉडी को। बहुत अच्छा। सम्मान किसको चाहिए? आत्मा। सेल्फ। आत्मा। सेल्फ। सम्मान मतलब रेस्पेक्ट। क्योंकि रेस्पेक्ट क्या चीज है ये स्वयं ही समझ सकती है, यानी आत्मा ही समझ सकती है। इसका बॉडी से कोई लेन देन नहीं है। बॉडी इस भावना को, ये भाव को समझ ही नहीं सकता। मकान, मकान किसको चाहिए? बॉडी। बॉडी। बॉडी को। बहुत सुंदर। प्रॉम्प्टली रेस्पॉन्ड करें, बॉडी इंटरेक्टिव को। सेशन रहेगा। श्वास किसको चाहिए? सेल्फ। सेल्फ को सेल्फ। चाहिए। सेल्फ। वेरी गुड। सेल्फ को। बेंगल्स यानी हाथ में जो पहनते हैं हमारी माताएं बहनें पहनते हैं, बेंगल्स, बॉडी। चूड़ियां, बॉडी को चाहिए। बॉडी को। करुणा, करुणा, कंपैशन, सेल्फ। सेल्फ को। सेल्फ। हेल्प को चाहिए। वाह, सेल्फ को। बहुत अच्छा। मेडिसिन किसको बॉडी। चाहिए? बॉडी। बॉडी को। बॉडी। ब्लैंकेट, ओढ़ने वाली बॉडी कवर, को। बॉडी को। सुंदर, बहुत सुंदर। प्रेम किसको चाहिए? लव। सेल्फ। सेल्फ। सेल्फ सेल्फ। को। वाह, क्या बात है। गौरव। सेल्फ। 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 स्नेह। सेल्फ। 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 अब देखिए, हमने ये एक्सरसाइज के माध्यम से दो कलम बनाया। लेफ्ट साइड कलम में आप देख रहे हैं जो स्थूल चीजें हैं वो स्थूल शरीर को ही काम में आता। दाहिने तरफ की जो कलम है उसमें सारे सूक्ष्म चीजें हैं और वो सूक्ष्म तत्वों को ही काम आता। अब आपके लिए अगला सवाल, ये बहुत सूक्ष्म सवाल है, थोड़ी सी समझ की जरूरत है। अगर हम कहें कि बॉडी की नीड पूरा हो जाए, सेल्फ की नीड पूरा ना हो तो चलेगा क्या? शरीर की आवश्यकताएं पूरा हो जाए, यानी रोटी, गाड़ी, मकान, बेंगल्स, मेडिसिन, ये सारी पूरा हो जाए, मिल जाए। सेल्फ की जो नीड है, प्रेम, सम्मान, गौरव, विश्वास, इसकी पूर्ति ना हो तो काम चलेगा क्या? No. जी नहीं। जी नहीं, चलेगा नहीं। जस्ट उसका ऑपोजिट भी बात करते हैं। सेल्फ की जो नीड है, आत्मा की जो नीड है, प्रेम, सम्मान, संतोष, गौरव, स्नेह, ये सारी पूर्ति हो जाए, लेकिन शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति ना हो, रोटी, गाड़ी, मकान, निवास, जिसको हम लोग रोटी, कपड़ा, मकान बेसिक नीड्स के रूप में जानते हैं, अगर वो पूर्ति ना हो तो चलेगा क्या? No. वो नहीं भी नहीं चलेगा, चलेगा। No. बेसिक होना चाहिए। नहीं, नहीं चलेगा। तो इससे सिद्ध हो गया कि बॉडी की नीड्स की भी पूर्ति होनी चाहिए, सेल्फ की नीड्स की भी पूर्ति होनी चाहिए। दोनों की पूर्ति अगर पूरा रूप से हो पाए, हमारी आवश्यकता अनुसार हो पाए, तब हम तृप्त रह पाएंगे और पूर्णता की एहसास कर पाएंगे। अब अगला सवाल, अगर हम बॉडी की नीड्स को सेल्फ को दे दें और सेल्फ की नीड्स को बॉडी को दे दें, अर्थात रोटी, कपड़ा, मकान हम चेतना को दे दें और स्नेह, सम्मान, विश्वास, गौरव, करुणा ये शरीर को दे दें, तो भी ये चलेगा क्या? नहीं। नहीं। ये भी नहीं नहीं चलेगा। चलेगा। नहीं चलेगा मतलब इंटरचेंज नहीं भी नहीं चलेगा। हो सकता। इंटरचेंज भी नहीं हो सकता, मतलब प्रेम चाहिए तो वो चेतना को ही चाहिए। प्रेम, चेतना ही प्रेम की भाव को समझ सकती है। चेतना ही नहीं। सम्मान की भाव को समझ सकती है। चेतना नहीं समझ सकती कि गाड़ी क्या है। गाड़ी की आवश्यकता शरीर के लिए है, जिसका निर्णय चेतना लेती है। आत्मा तय करती है कि मुझे गाड़ी में घूमने की आवश्यकता है, कहीं जाने की आवश्यकता है, दूर गमन करने की आवश्यकता है, लेकिन शरीर के आराम के लिए गाड़ी की आवश्यकता है।
उसी तरह से रोटी की आवश्यकता शरीर की पोषण के लिए आवश्यकता है। आत्मा की पोषण रोटी से नहीं हो सकती, आत्मा की पोषण तो ये सारे सूक्ष्म तत्वों से ही हो सकती है। इतनी तो समझ में आ गई हमें। अब इसको और थोड़ा सा तार तार करके देखते, कंपैरिजन करते हैं। शरीर की आवश्यकता है और स्वयं की आवश्यकता है। शरीर की जितनी भी आवश्यकताएं हैं वो फिजियोकेमिकल रियलिटी से भरी भर पूरी हो सकती है, पूर्ति हो सकती है। फिजियोकेमिकल रियलिटी मतलब भौतिक रासायनिक तत्वों से। भोजन कहें तो भौतिक रासायनिक चीजें हैं। रोटी है, चावल है, सब्जी है, पापड़ है, दही है, सलाद है, आइसक्रीम है, लड्डू है, ये सारी चीजें फिजियोकेमिकल एंटिटी है। शरीर के अंदर में जो लार की सिक्रेशन होती है, एंजाइम की सिक्रेशन होती है, तरह तरह की हार्मोनल सिस्टम्स है, ये सारी चीजें केमिकल सिस्टम है, केमिकल इंग्रेडिएंट्स है। उसके आधार पर शरीर रहता है, शरीर संचालित होता है और शरीर कार्यक्षम रहता है। अब सेल की जो आवश्यकता है ये भी फिजियोकेमिकल रियलिटी है क्या? यानी भौतिक रासायनिक चीजों की बनी हुई है क्या आत्मा? नहीं। नहीं। आत्मा, नो। आत्मा नहीं, आत्मा कोई भौतिक पदार्थ नहीं है, कोई रासायनिक द्रव्य भी नहीं है। इसीलिए इसको कहा गया ये नॉन फिजियोकेमिकल एंटिटी है, अभौतिक है। शरीर की जो आवश्यकताएं हैं वो सीमित है, लिमिटेड नीड्स। आत्मा की जो आवश्यकताएं हैं ये सीमित है या असीमित है? असीमित। जैसे उदाहरण के असीमित। लिए, हाँ, जैसे शरीर की आवश्यकताएं, रोटी है, भले मैं 3 रोटी खाता हूँ, आपको 4 रोटी की जरूरत पड़ सकती है, किसी को 6 रोटी की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन वो सीमित ही है। कपड़े भी हो तो सीमित है, मकान भी हो तो सीमित रहेगी, गाड़ी भी हो तो सीमित रहेगी। भले किसी के पास में एक की जगह में 2 गाड़ी होगी, लेकिन वो सीमित ही रहेगी। लेकिन आत्मा की जो नीड है, आत्मा की आवश्यकताएं हैं, क्या क्या आवश्यकताएं हैं अभी हमने देखा। प्रेम, सम्मान, सहयोग, गौरव, ये सारी चीजें, विश्वास, ये सीमित है या असीमित चाहिए? हमें सम्मान सीमित। 3 दिन के लिए, 3 दिन के लिए सम्मान चाहिए और 3 दिन असम्मान होने से चलेगा। 3 दिन प्रेम भाव से जिए और 3 दिन 4 दिन घृणा भाव से जीने से भी चलेगा, ऐसा है क्या? जी नहीं। ऐसा नहीं। नहीं, नहीं है। इसका मतलब आत्मा की जो नीड है वो निरंतर और असीमित होना चाहिए। निरंतर, अनलिमिटेड है। हाँ, अनलिमिटेड नीड्स है। उसकी सीमा नहीं होती है। कभी हम नहीं कहते हैं कि हमें स्नेह, सम्मान या विश्वास, इसके भाव तो चाहिए लेकिन वो सीमित मात्रा में चाहिए, ऐसा नहीं कहते हैं। उसका कोई मात्रात्मक भाव है ही नहीं, वो गुणात्मक भाव से प्रकट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। शरीर के लिए जो भी आवश्यकताएं हैं ये मात्रात्मक होता है, और चेतना की जो आवश्यकताएं हैं ये क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक होता है। कभी हम स्नेह को, सम्मान को, गौरव को मात्रा में प्रकट नहीं करते हैं, मापते नहीं है कि मुझे 2 किलो का स्नेह चाहिए, ऐसा कभी नहीं कहते। मुझे 4 लीटर की विश्वास चाहिए, ऐसा कहना ही हास्यास्पद है। ना हम कहते हैं, ना कोई कहने से हमें ठीक लगेगा। तो इससे सिद्ध होता है कि आत्मा की जो भाव है वो भाव को समझ सकती है, ऐसी क्षमता है आत्मा के पास, और वो गुणात्मक होता है। प्रेम भाव को समझ सकती है, सम्मान के भाव को समझ सकती है, सहयोग के भाव को समझ सकती है, प्यार के भाव को समझ सकती है, वात्सल्य के भाव को समझ सकती है, स्नेह के भाव को समझ सकती है। और वही उसका इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अंदरूनी संस्कार आत्मा की वही है, इसीलिए वो उसको प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करता रहता है। जहां जहां उसकी पूर्ति होती है आत्मा खुश रहती है, संतोष रहती है। और अगर उसकी पूर्ति नहीं हो पाती तो आत्मा के लिए वही पीड़ा का कारण बन जाता है। शरीर की जो आवश्यकता है ये इंटर, यानी रुक रुक के, आवश्यकता अनुसार। भोजन की आवश्यकता हमें आवश्यकता पड़ने पर ही होती है, यानी भूख लगने पर ही होती है। निरंतर हम नहीं खा सकते, भले हमें कितना भी स्वादिष्ट भोजन मिले, पसंद की भोजन मिले, लेकिन हम आवश्यकता अनुसार पेट में जगह हो, भूख की
एहसास हो तभी हम भोजन। लेकिन आत्मा की जो आवश्यकताएं है, ये इंटरमिटेंट है या निरंतर है, यानी कंटिन्यूअस है? क्या लगता है? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस। आत्मा को निरंतर खुशी चाहिए, आत्मा को निरंतर स्नेह की भाव चाहिए, आत्मा को निरंतर सम्मान की भाव से जीने की चाहत होती है। ये सिर्फ मुझे है या आपको है या पूरे मानव समाज के लिए है? बताइए। पूरे मानव समाज के लिए। पूरा मानव समाज के लिए है, यानी ये मानव के लिए एक मौलिक सिद्धांत के रूप में हम कह सकते हैं कि भाव का आदान प्रदान और भाव की समझ आत्मा को तो है ही है, और ये गुणात्मक रूप से मानी जाती है, स्वीकार की जाती है, और ये निरंतर चाहिए होता है। और ये सिर्फ कोई एक व्यक्ति, कोई एक प्रजाति, सिर्फ पुरुष या नारी, सिर्फ बच्चे या बड़े, ऐसा नहीं, बल्कि पूरा मानव जाति को यही सिद्धांत एप्लीकेबल है। यानी सभी को चेतनाओं की जो आवश्यकता है, सभी की आवश्यकताएं निरंतर होती है। शरीर की आवश्यकताएं फिजिकल डायमेंशन से युक्त होता है, यानी इसकी एक लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, मास एंड वेट है। इस तरह से हम इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। रोटी सर्कुलर होती है, उसकी एक आकृति होती है, एक ओजन होती है, इन द्रव्यों से बनी होती है, आटे से, बेसन से इत्यादि, मिलेट से, हम कह सकते हैं। उसका एक फिजिकल डायमेंशन है, ओजन है। और आत्मा की जो आवश्यकताएं है, सुख है, शांति है, समृद्धि है, आनंद है, संतोष है, ज्ञान है, इसका कोई फिजिकल डायमेंशन यानी आकृति या कोई रूप नहीं होता। इसलिए इसको डायमेंशनलेस कहा गया, नो फिजिकल डायमेंशन। बॉडी की आवश्यकताएं बाह्य दुनिया से प्राप्त होती है, यानी एक्सटर्नल वर्ल्ड से प्राप्त होती है। रोटी हो, कपड़ा हो, मकान हो, कोई भी प्रकार की साधन हो, किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो, अप्लियंसेस हो, apparatus हो, व्हीकल हो, एनी काइंड ऑफ फिजिकल प्रोडक्ट, फिजिकल ऑब्जेक्ट, वो सारे फिजिकल वर्ल्ड से ही प्राप्त हो सकती है। और आत्मा की जो आवश्यकताएं हैं, वो क्या फिजिकल वर्ल्ड से मिलेगी या हमारी अंदर की सूक्ष्म दुनिया से प्राप्त होगी? कहाँ से? सूक्ष्म सूक्ष्म दुनिया दुनिया। से। हमारी अंदर की सूक्ष्म दुनिया से, यानी हमारी सूक्ष्म अंतर दुनिया जगत से। से ही, अंतर जगत से ही उसको प्राप्त अंतर कर जगत सकते से। हैं। जी जी, बिल्कुल सही। इंटरनल नीड्स है ये बाहर बाहर की दुनिया से खोजेंगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इंटरनल है और ये सटल चीज है, सूक्ष्म चीजें हैं। ये भौतिक साधन युक्त चीजें नहीं है जो कि भौतिक दुनिया से हमें प्राप्त हो सकती है। तो ये कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो हम शरीर और आत्मा को भिन्न भिन्न रूप से देख सकते हैं, इनकी आवश्यकताओं को समझ सकते हैं। और ये समझ जाने पर इसकी आवश्यकता और उसकी आवश्यकता दोनों में कोई कंट्रोवर्सी ना हो, कोई इंटरचेंज ना हो, कोई कंफ्लिक्ट ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो, हम उसको व्यवस्थित ढंग से सेटल कर सकते हैं। और भी कुछ ऐसे भेद देखते हैं। शरीर की जो नीड है वो औरों के ऊपर डिपेंडेंट है, निर्भरशील है। मुझे आप हाथ जोड़ेंगे, सम्मान करेंगे तो मैं खुश हो जाने वाला हूं। लेकिन यह समझने की बात है कि हाथ जोड़ना सिर्फ एक फिजिकल गेस्चर है। सम्मान की भाव तो भाव व्यक्त करने पर पता चलता है, जिसको भाव ही पकड़ सकता है, भाव ही समझ सकता है। हाथ जोड़ना, चरण स्पर्श करना, ये तो सिर्फ एक व्यक्ति है, एक्सप्रेशन, फिजिकल गेस्चर है। तो ये बाह्य दुनिया से अगर हम प्राप्त करने की प्रयास करते हैं, जो कि आत्मा की आवश्यक पूर्ति नहीं कर सकती। इसलिए आत्मा की जो आवश्यकताएं हैं वो इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड। बाह्य दुनिया से मिलने वाली भौतिक वस्तुएं शरीर की आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकती है, और चेतना की जो सूक्ष्म आवश्यकताएं हैं उसको पूर्ति करने के लिए बाहर की भौतिक दुनिया से कोई भी भौतिक वस्तु हमें कुछ भी नहीं दे सकता। रोटी, कपड़ा, मकान, साड़ी, गाड़ी इत्यादि ये शरीर की आवश्यकताएं हैं, और आत्मा की आवश्यकताएं हैं सुख, शांति, संतोष, आनंद,
समझ, समाधान भाव, विश्वास इत्यादि इत्यादि। आप यही दोनों पॉइंट को देखें तो आपको पता चलेगा कि शरीर की आवश्यकताएं फिजियोकेमिकल एंटिटीज होती है और सेल्फ की आवश्यकताएं ये सारे बियॉन्ड द फिजिकल नीड्स है, बियॉन्ड द फिजियोकेमिकल एंटिटीज है, सूक्ष्म है। और ये सूक्ष्मता की प्राप्तियों के लिए हमें अंतर जगत की एक्सप्लोरेशन करने की आवश्यकता है, न कि एक्सटर्नल वर्ल्ड में। अगर हम ये सूक्ष्म वस्तुओं को बाहर की दुनिया से खोजने के प्रयास करते हैं तो यह हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते। शरीर को हम एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में, उपकरण के रूप में यूज करते हैं और हम स्वयं ही उसके उपयोगकर्ता है, उपयोगकारी है। आई एम द यूजर। द नीड्स ऑफ द बॉडी, द फिजिकल ऑर्गन्स आर यूज्ड टू सी, हियर एंड एंजॉय। देखने में, सुनने में और भोग करने में शरीर के अंगों को हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं खुद ही दृष्टा हूँ, करता हूँ, भोगता हूँ। शरीर एक एग्जीक्यूटिंग टूल है, कार्य करने का संसाधन है, और मैं स्वयं डिसीजन मेकर। शरीर मरणशील है, जिसको हम लोग साइंस में कहते हैं कंपोजिशन एंड डिकम्पोजिशन होने की क्रिया इसमें जुड़ा रहता है, यानी बनना और टूटना। कंपोजिशन, डिकम्पोजिशन, रचना और विरचना। लेकिन आत्मा की ऐसे होती है क्या? कंपोजिशन एंड डिकम्पोजिशन, आत्मा की ऐसे रचना और विरचना की क्रिया से गुजरती है क्या? आत्मा आत्मा की डेथ होती है क्या? जी नहीं। 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 बिल्कुल सही कहा अजर, आपने। अमर, अविनाश। अमर है, अविनाशी तत्व है, इसलिए इसको अविनाशी। हाँ, इसलिए इसको इमोर्टल कहा जाता है, यानी अशरीरी, सॉरी, अमर तत्व है, अमर तत्व। शरीर मरणशील है और आत्मा अमर तत्व। शरीर की एक सेलुलर स्ट्रक्चर होती है, कोशिकाओं की एक संरचना होती है मानव का शरीर, जो कि सेल मल्टीप्लिकेशन की क्रिया से गुजरती है। कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है, घटती है। कई कोशिकाएं खराब हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, मर जाते हैं, फिर नई कोशिकाएं जन्म लेते हैं। ये शरीर के अंदर की क्रियाएं चलती रहती है, इसको बायोलॉजिकल प्रोसेस भी हम कहते हैं। लेकिन आत्मा के अंदर में ऐसा कुछ सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होती है, इसलिए इसको नॉन सेलुलर कहा गया। शरीर के अंदर में हम मेल फीमेल की भेद करते हैं, जेंडर बायसनेस होती है, लेकिन आत्मा का ऐसा कोई लिंग नहीं होता, नेदर मेल नर फीमेल। हाँ, ये मेल शरीर या तो फीमेल शरीर को चलाने वाली एक शक्ति है। और भी कुछ ऐसे कंपैरिजन देखते हैं, मैं थोड़ा सा फास्ट चलता हूँ। शरीर एक फिजिकल ग्रोथ प्रोसेस से गुजरता है, शारीरिक अभिवृद्धि होती है। आत्मा की ऐसे फिजिकल ग्रोथ नहीं होती है, इसकी विकास होती है। इसलिए हम अंग्रेजी में कहते हैं कि देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ हैपेंस इन द फिजिकल बॉडी एंड द डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द कॉन्शियसनेस लेवल। चेतना के स्तर पर जो होती है उसको विकास कहा जाता है। शारीरिक स्तर पर, भौतिक रासायनिक स्तर पर जो होता है शरीर में, उसको हम लोग ग्रोथ प्रोसेस कहते हैं। शरीर हेल्दी या सिक कहा जा सकता है, और आत्मा को कभी हम हेल्दी और सिक नहीं कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? हैप्पी या अनहैप्पी कहते हैं। आत्मा अस्वस्थ है, इसका मतलब वो दुखी है, अनहैप्पी है। शरीर से जो प्राप्तियां होती है वो मोमेंटरी प्लेजर देती है, क्षणिक सुख प्रदान करने वाली। और आत्मा को जो चाहिए वो है निरंतर खुशी। उसको सामयिक रूप से खुश रखें तो वो खुश नहीं हो पाता, फिर वो तड़पता रहता है, खुशी के अन्वेषण में निकल पड़ता है। शरीर की आवश्यकताएं फिजिकल है, आत्मा की आवश्यकताएं सटल यानी सूक्ष्म है। शरीर की आवश्यकताएं कैनॉट फुलफिल द बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशंस। बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन क्या होती है? सुख, शांति, समृद्धि, सम्मान, विश्वास, ये है हमारी फंडामेंटल डिजायर। हर मानव का ये बेसिक एस्पिरेशन है। ये पूर्ति नहीं हो सकती है फिजिकल ऑब्जेक्ट से, और आत्मा की जो नीड है उसको हम पूर्ण कर सकते हैं ये सूक्ष्म चीजों से, जो कि आत्मा के अंतर जगत की एक्सप्लोरेशन करने पर हमें उपलब्ध होता है।
शरीर की जो क्षमता है वो सीमित होती है, आत्मा की जो क्षमता है वो अक्षय शक्ति का भंडार है, इसलिए अनलिमिटेड एनर्जी का सोर्स माना जाता है। और वो सोर्स क्या है, वो एनर्जी का रूप क्या है, हमारी कल्पना शक्ति, पावर ऑफ इमेजिनेशन। आज दुनिया में जितने भी बड़े बड़े चमत्कार आप देख रहे हैं, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, बुर्ज खलीफा की बात करें, रोबोटिक सर्जरी की बात करें, कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी, स्पेस रिसर्च की बात करें, ये सारी चीजों की ओरिजिन है द पावर ऑफ इमेजिनेशन, मानव की कल्पना शक्ति। वहीं से ये सारी चीजों की उद्गम। शरीर की जो आवश्यकता है 2000 इंटेंस इन नेचर, जैसे भूख लगना बहुत ही तीव्र होती है, तो ये शरीर की आवश्यकता है, लेकिन आत्मा की जो आवश्यकताएं है ये बहुत सिग्निफिकेंट होती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर सुख शांति हमें नहीं मिली, चैन नहीं मिली, आनंद नहीं मिली, तो हम तरस जाते हैं उसके लिए, बेचैनी महसूस होती है। तो दोनों की आवश्यकताओं का अगर हम ध्यान दें, तब हम हमारी संपूर्ण अभिव्यक्ति के साथ में जीवन जी पाएंगे। तो इसी को निचोड़ के रूप में हम आपके सामने रख रहे हैं कि द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेल्फ। तीन डायमेंशन में हमने देखा, एक है नॉर्चर करना शरीर को, यह है हमारी फिजिकल बॉडी। फिजिकल बॉडी को पोषण देने की जिम्मेदारी आत्मा की होती है। फिजिकल बॉडी को प्रोटेक्ट करना, सुरक्षा प्रदान करना, ठंड से, गर्मी से, पारिपार्श्विक परिस्थितियों से। जैसे ठंडी के मौसम में हम ऊनी कपड़ों की इस्तेमाल करते हैं, गर्मी के दिन में हम कम कपड़े इस्तेमाल करते हैं, छांव में रहना पसंद करते हैं, ये शरीर की सुरक्षा के लिए चाहिए। और तीसरी जिम्मेदारी है राइट यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी, शरीर का सदुपयोग, सबसे अच्छे से अच्छे उपयोग। और ये अच्छे से अच्छे उपयोग क्या हो सकती है, उसको हम समय क्रम में एक्सप्लोर करेंगे, जो कि 4 डायमेंशंस ऑफ लिविंग में आने वाला है। हार्मोनी इन 4 लेवल्स ऑफ एग्जिस्टेंस, 4 आयामों में, हमारी अस्तित्व के 4 आयामों में हम अगर हार्मोनी यानी संगीतमय स्थिति में जी पा रहे हैं, तो फिर हम कहेंगे कि हमारी राइट यूटिलाइजेशन हो पाया। तो ये जिम्मेदारी किसकी होती है, चेतना की होती है, क्योंकि चेतना के अंदर में ही इसकी क्षमता है सही बुरा का निर्णय करने की, समझने की क्षमता, कल्पना करने की क्षमता, ये सारी चीजें चेतना के अंदर में होती है। इस विधि से ये दोनों वास्तविकताओं को लेकर मानव की पूर्ण अभिव्यक्ति हो सकती है। तो वाई टू नर्चर द बॉडी, इसकी उत्तर है फॉर राइट यूटिलाइजेशन। और ये राइट यूटिलाइजेशन को हम समय क्रम में एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो समय आगे बढ़ता जा रहा है, हम एक छोटा सा एक्सरसाइज करेंगे 1 मिनट के लिए, फिर उसके बाद वाइंड अप करेंगे। स्वयं के द्वारा स्वयं को देखना। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम स्वयं अपने को, क्योंकि मैं एक चेतना हूं, मैं एक आत्मा हूं, एक ऊर्जा स्वरूप हूं, चैतन्य शक्ति हूं, मैं अपने आप को देखने की कोशिश करूंगी। आई कैन सी द इमेजिनेशन विद इन मी, मेरे अंदर चलने वाली जो कल्पनाशीलता की क्रिया है उसको भी देखने की कोशिश करूंगा। एट दिस मोमेंट itself, I can see my imaginations, desires, thoughts and expectations, feelings, इच्छा, विचार, आशा और भाव मेरे अंदर कैसी है, इसको हम देखने की कोशिश करेंगे। अब ये देखने की जब प्रयास करेंगे, तो इसमें कोई अंतर विरोध ना करें, उसको रेजिस्ट ना करें, उसको परिवर्तन करने की प्रयास भी ना करें, सिर्फ एक दृष्टा के रूप में देखें, उसका आकलन भी ना करें, मूल्यांकन भी ना करें कि ये सही है या गलत है, कितनी सही कितनी गलत, और उसके प्रति प्रतिक्रिया भी व्यक्त ना करें, सिर्फ और सिर्फ एक दृष्टा के रूप में देखना। तो अभी हम 60 सेकंड के लिए अपने को म्यूट रखेंगे, मैं अपने आप को म्यूट रखूंगा ओनली फॉर 60 सेकेंड्स। और आप लोगों से निवेदन रहेगा कि आप अपनी आंखों को बंद रखें और अपनी चेतना के द्वारा अपनी चेतना को ही देखने की प्रयास करें, कल्पना शक्ति के द्वारा। और अपने अंदर में क्या क्या कल्पनाएं चल रही है, उसको सिर्फ एक दृष्टा के रूप में अवलोकन करें 60 सेकंड के लिए।
अब धीरे धीरे आंखें खोलें और नॉर्मल हो जाएं, शरीर को ढीला छोड़ दें। रिलैक्स हो जाएं। और आपने क्या महसूस किया, अपने अंदर की कल्पनाशीलता को देखने की जो कोशिश की, आपको क्या देखने मिला, कल्पनाएं कैसी चल रही थी? कोई अनुभव अगर शेयर करना चाहे तो कर सकते हैं। आज का इनपुट को हम यही पूरा करते हैं। नाउ विल हैव एन इंटरेक्शन। अगर कोई प्रश्न उत्तर हो तो आप बता सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो आप बता सकते किसी को कोई प्रश्न है तो पूछे। हैं। जी जी, Good बिल्कुल evening. पूछिए। पूछिए, Hello. यू आर। जी। I experienced watching myself meditate. I was kind of like watching myself from above doing the mindfulness in the kitchen. ओके, सो our purpose was not to resist the thoughts that are coming to my mind. The purpose was only to observe what is coming to my mind. It may be kitchen, it may be my bedroom, it may be the television, it may be my child, anybody, any object, any situation. I don't resist at this moment because this is the beginning of our activities. We are practicing at this level. This exercise was only to get a glimpse of observing the thoughts that are happening within me, the imagination that is happening within me. So that's a nice feeling, nice observation. Thank you, Didi. Yes, anybody else? और कोई शेयर करना चाहेंगे? यस। जी, किरण दीदी बताइए। मुझे एक ही फीलिंग आ रही थी कि मेरी नेचर तो शांत है। मेरी मैं नेचर तो बहुत शांत है। शांत। हाँ, जी शांत बस नेचर की आ रही थी, है जो मेरी संस्कार है, वैल्यू है, जो मेरी नेचर है, बस वही एक ही घूम रहा था जी, कि वो शांत बहुत है। सुंदर। तो मानव के मौलिक संस्कार है शांत स्वरूप। इज आवर फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक। दिस इज आवर इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक। अगर हम अपने अंदरूनी स्थिति में स्थित हो पाते हैं, जो हमारी मौलिक स्थिति है, फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है, उसमें स्थित होते हैं, तो हमें रिलैक्स महसूस होती है, खुशी का एहसास होता है। जब हम उससे डेविएट हो जाते हैं ड्यू टू सम रीजन, तब हमें बेचैनी होती है। हम तरसते रहते हैं कि हमें फिर से सुख शांति कैसे मिले, कहाँ से मिले। सो एंटायर गेम इज बेस्ड अपॉन द इमेजिनेशन प्रोसेस। हम थकते हैं तो बिकॉज ऑफ इमेजिनेशन थकते हैं। हम दुखी होते हैं तो बिकॉज ऑफ इमेजिनेशन दुखी होते हैं। हम अगर खुश रहते हैं तो भी बिकॉज ऑफ ए डिफरेंट काइंड ऑफ थॉट, दैट इज इमेजिनेशन, दैट वी क्रिएट विद इन ourselves. So I am the creator of the thoughts. I am the analyzer of the thoughts also. It may be a good thought, it may be a bad thought, but I am the core of all these creations. I create the bad things, I create the good things. अगर मैं सजगता के साथ इसको निरंतर देखने की कोशिश करती रहूं, if I am fully attentive to my thoughts, if I am vigilant to my thought process, then obviously in due course of time, with consistent practice, I can be able to create only and only positive thoughts, positive imaginations, meaningful imaginations, constructive imaginations, and those imaginations will certainly nurture me to elevate the level of my consciousness. Those are the basic nutrients for development of the consciousness. और कोई प्रश्न? Any other sharing, reflection? अगर और कुछ प्रश्न ना हो तो फिर समय हो चला है। हमारे तरफ से यही इनपुट पूरा करते हैं। नाउ इट इज ओवर टू हर्ष भाई जी। थैंक यू वेरी मच
सुभाष भाई, वेरी ब्यूटीफुल। बेसिक्स है मगर डीप डेप्थ में लेके गए ताकि हम उस पर एक्ट कर सके, एंड देन वी कैन एक्ट थैंक ऑन यू इट। भाई। जी। थैंक यू वेरी मच। और फिर मिलेंगे भाई जी से अभी। थैंक यू सर। 5 और सेशंस हैं। अच्छा। थैंक यू डिवाइन ओके। एंजल्स। ओम शांति। गुड नाइट। थैंक यू बाबा के बच्चे। बाय बाय। ओम शांति। बाय। थैंक यू भाई जी, थैंक यू। थैंक यू।